अस्सलाम वालेकुम। आज हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर एटॉमिक फ्लोरेसेंस। इसमें हमारे पास जो है इसके कंटेंट्स सबसे पहले देखते हैं तो रेडिएशन सोर्सेज, HCl, EDL, एटम रिजर्वायर, टाइप्स ऑफ एटम रिजर्वायर, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर एंड रीड आउट डिवाइसेस। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनके थ्रू किस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन होती है। बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप है जिसमें हम किसी भी सोर्स से निकलने वाली फ्लोरेसेंस को एनालाइज करते हैं। डेफिनेशन से क्लियर है कि एटॉमिक फ्लोरेसेंस का ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से निकलने वाली या इमिट होने वाली फ्लोरेसेंस को मेजर करना है। जिस सैंपल को एनालाइज करना होता है उसको कम टेम्परेचर पर वेपोराइज करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम इसको वेपोराइज करेंगे। उसको वेपोराइज करने के लिए हम हीट पाइप, ग्रेफाइट या फ्लेम यूज़ कर सकते हैं। एटॉमिक फ्लोरेसेंस के कंपोनेंट्स जो है उनको हम देखते हैं। फर्स्ट है रेडिएशन सोर्सेज, एटम रिजर्वायर, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्शन सिस्टम, रीड आउट डिवाइसेस। अब इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले लाइट सोर्स लेते हैं। इस लाइट सोर्स से जो रेडिएशन निकलती हैं वो एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर से पास होकर सैंपल होल्डर में जाती हैं। सैंपल होल्डर में वो एटॉमिक स्पीशी प्रेजेंट होती है जिसका एनालिसिस हमने करना होता है। सैंपल होल्डर से रेडिएशन निकलकर एमिशन मोनोक्रोमेटर में जाती हैं। अब दो तरह की रेडिएशन है, एक वो जो हमारे पास एक्साइटेशन मोनोक्रोमेटर से निकलती हैं, दूसरी वो जो सैंपल होल्डर में प्रेजेंट एटॉमिक स्पीशी से निकलती हैं। कहीं ये रेडिएशन आपस में मिक्सअप ना हो जाएं, इनके जो है इनको मिक्सचर से बचाने के लिए इनके दरमियान एंगल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, ये मिक्स नहीं होगा। देन वो रेडिएशन जो है वो डिटेक्टर के पास चली जाती हैं। डिटेक्टर पर हम ज़्यादा PMT को यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा डिटेक्टर है जब ये रेडिएशन को डिटेक्ट करता है तो उनको मल्टीप्लाई करता है, मतलब PMT फोटोन को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो डिटेक्टर है वो उस फोटोन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। देन लास्ट में हमारे पास हम इसको फॉरवर्ड करते हैं रीड आउट डिवाइस की तरफ। यहाँ हमें एनालिसिस का ग्राफ मिलता है। एनालिसिस दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देन हमारे पास है रेडिएशन सोर्सेज। एटॉमिक फ्लोरेसेंस में हमारे पास एक्साइटेशन कंटिन्यूस और लाइन सोर्स दोनों के थ्रू होती है। फर्स्ट है हमारे पास जब कंटिन्यूस व्हेन अ कंटिन्यूस सोर्स, जो हमारे पास टंगस्टन हैलाइड और ड्यूटियम लैंप होगा, इसे हम एज अ प्राइमरी सोर्स यूज़ करेंगे। इसका एडवांटेज ये है, ये मल्टी एलिमेंट की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है। However, due to their low radiant density, detection power is not fully exploited. इसका मतलब ये है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो फुली एक्सप्लॉयड नहीं होता। जब लाइन सोर्स हमारे पास होलो के तो लैंप या इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप होगा तो ये हमारे पास पर इसकी जो ये मल्टी एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, इसकी रेडियंट पावर ज़्यादा होगी। और जो मॉडर्न AFS की इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो मॉडर्न रेडिएशन सोर्स है वो लेज़र है, और इसका एडवांटेज ये है कि इसकी रेडियंट पावर जो है हमारे पास वो ज़्यादा होती है। अब होलो कैथोड लैंप है, इसका जो हमारे पास फर्स्ट है, एक साइड पे इसके एनोड और कैथोड होता है। एनोड टंगस्टन का बना होता है और जो हमारे पास कैथोड होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। कैथोड के ऊपर वो हमने उसको एलिमेंट को कोट किया होता है जिसका हमने एनालिसिस करना होता है, और एक साइड पे क्वार्ट्ज की विंडो होती है। लाइन सोर्स हमारे पास HCl इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। इसका इनोड टंगस्टन का होता है और सिलेंड्रिकल कैथोड सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब, और इसमें इनर्ट गैस फिल की होती है। कैथोड इज़ मेड अप ऑफ इनर्ट दैट इज़ गोइंग टू बी एनालाइज्ड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट इज़ अप्लाइड। दी ऑर्गन गैस इज आयोनाइज्ड। आयंस जो हैं वो मूव करेंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिससे 5 to 10 मिली एम्पेयर का करंट जो है वो स्टेब्लिश होगा। देन हम जो फिनोमिना डिस्कस करेंगे वो है स्पटरिंग। व्हेन जो है इनफ पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे, ऑर्गन के टाइम्स जो हैं वो के स्ट्राइक करेंगे कैथोड को और डिसलोज करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे सम मेटल एटम्स को,
और एक हमारे पास एटॉमिक क्लाउड बना देंगे जिसे हम स्पटरिंग कहते हैं। दीज मेटल एटम जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और इमिट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। दीज एटम्स जो होते हैं ये एक्चुअली डिपॉजिट हुए होते हैं कैथोड पे। HCl जो होता है ये अवेलेबल होता है फॉर 70 मेटेलिक एलिमेंट्स कमर्शियली। समटाइम कैथोड इज़ अ alloy that is used for multi element analysis। देन हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प है। ये गैसियस एटम्स आर एक्साइटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ टिपिकल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प होता है जिसमें इलेक्ट्रोड नहीं होता, इसकी बजाय हम इसमें इट इज़ एनर्जाइज्ड होता है, जिसकी वजह से हम इसमें यूज़ करते हैं इंटेंस फील्ड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव रेडिएशन। जब एक्साइटेड एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास रेडिएशन ऑफ एटम एमिटेड होती है। जो रेडिएशन emitted by EDLs are about 10 to 100 times more intense than for the corresponding HCl। ये यूजफुल लाइन स्पेक्ट्रा सोर्सेज हैं। दीज लैम्प्स आर वन ऑफ द 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मोर इंटेंस दैन देयर होलो कैथोड लैम्प काउंटर पार्ट्स। देन इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प जो होता है ये पार्टिकुलरली यूजफुल होता है उन एलिमेंट्स के लिए लाइक सिलीनियम, टेलीरियम, फॉर विच इंटेंसिटीज़ ऑफ HCl, इनके लिए HCl के लिए इनकी इंटेंसिटीज़ जो है होती हैं वो लो होती हैं। इलेक्ट्रोलेस डिस्चार्ज लैम्प आर अवेलेबल फॉर अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउएवर देयर परफॉर्मेंस इज़ नॉट रिलायबल एज ऑफ द इल्यूजन कैथोड लैम्प्स। देन हमारे पास है एटम रेजर वायर। एटम रेजर वायर का मतलब है कि हमने पता है कि सबसे पहले सैंपल को हमने कन्वर्ट करना होता है वेपर में इन ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में जाने से पहले। सो इसके लिए हम जो एटम सेल या जो हम कंटेनर यूज़ करते हैं उसे हम एटम रेजर वायर कहते हैं। अब जो हमारे पास टाइप्स हैं एटम रेजर वायर की, इसमें फर्स्ट है फ्लेम एटम सेल। इन फ्लेम एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्लेम एक्ट करता है एज द एटम रेजर वायर जिसे फ्लेम एटम सेल कहते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस वर्क जो होता है वो डन किसकी वजह से होता है, इन दी हाइड्रोजन डिफ्यूजन फ्लेम एज दिस हैज़ एन एक्सट्रीमली लो बैकग्राउंड लेवल। कोल्ड वेपर सेल, इसमें हम मरकरी की डिटर्मिनेशन के लिए इसे यूज़ करते हैं। दीज आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मरकरी एंड इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ डिजोल्व मरकरी को हमने किस में चेंज करना है, एलिमेंटल मरकरी में, किसकी मदद से, टिन क्लोराइड की मदद से। द एलिमेंटल मरकरी so obtained is then transported into a quartz cell with the help of gas flow। देन हाइड्राइड जनरेशन है। दिस तकनीक जो है ये कॉमनली यूजफुल होती है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्राइड सच एज एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेलीरियम एट्सेट्रा। इन दिस तकनीक जो एनालाइट सैंपल होता है उसे हम ट्रीटेड किसके साथ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जनरेट करने के लिए वोलाटाइल हाइड्राइड ऑफ द एनालाइट। देन हम इसको एटम सेल में बेच देते हैं इनर्ट गैस की मदद से। हाइड्राइड जनरेशन तकनीक प्रोवाइड बेटर सेंसिटिविटी फॉर दिस एलिमेंट एज कंपेयर टू अदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैट्रिक्स तकनीक। देन हमारे पास है मोनोक्रोमैटर। मोनोक्रोमैटर क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है आइसोलेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ टेक्स प्लेस इन मोनोक्रोमैटर। मतलब ये कि फ्लोरेसेंस एमिशन फ्रॉम द एक्साइटेड एटॉमिक स्पीशीज जनरली डिस्पर्स्ड बाय मोनोक्रोमैटर। इसमें हमने एक जो आइसोलेशन करनी होती है करेक्टरिस्टिक्स वेव लेंथ हमारे पास उसकी, बिकॉज द मोनोक्रोमैटर डिवाइस जो सिलेक्ट करती है एमिशन लाइन को और आइसोलेट करती है फ्रॉम अदर लाइंस ड्यू टू मॉलिक्यूलर बैंड एमिशन। मोनोक्रोमैटर के बाद हमारे पास है डिटेक्टर। डिटेक्टर हमारे पास क्या होता है, डिटेक्टर हमारे पास, डिटेक्टर पर हम जो है वो पीएमटी को यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा डिटेक्टर है जब ये रेडिएशन को डिटेक्ट करता है तो उनको मल्टीप्लाई करता है, मतलब पीएमटी फोटोन को मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो डिटेक्टर है वो उस फोटोन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। डिटेक्टर के बाद लास्ट वन है रीड आउट डिवाइसेस। द आउटपुट फ्रॉम द डिटेक्टर इज़ सुटेबली एम्पलीफाइड एंड डिस्प्लेज ऑन अ रीड आउट डिवाइस। जो आउटपुट हमें हासिल होती है देन जब हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में डिटेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद उसको रीड आउट डिवाइस की तरफ फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ हमें एक एनालिसिस का ग्राफ मिलता है। एनालिसिस दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो जो आउटपुट हमें डिटेक्टर से
जो आउटपुट डिटेक्टर की होती है उसे हम इसे यहाँ एम्पलीफाई करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, रीड आउट डिवाइस लाइक अ मीटर और डिजिटल डिस्प्ले। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।